चलो बच्चों, आज हम आपके 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था वर्धन वंश के बारे में। उसमें हर्षवर्धन अंतिम शासक था वर्धन वंश का। हर्षवर्धन की कोई पुत्र नहीं था, तो उसके बाद में वर्धन वंश है उसकी समाप्ति वहीं हो जाती है। और आपको मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के ही भाई को शशांक ने मारा था। तो शशांक की मृत्यु कैसे हुई? पूर्वी बंगाल के दो हिस्से थे, जैसे आपके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उस समय बंगाल के दो हिस्से थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल पर बंगाल के शासक शशांक को मौत के घाट उतारकर पाल वंश का शासक, हम फर्स्ट आपके पढ़ेंगे पाल वंश का। पहले मैं तीनों के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगी, उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। पाल वंश का शासक था गोपाल। गोपाल ने बंगाल के गौड़ वंश के शासक शशांक को मृत्यु के मौत के घाट उतारकर वहाँ पर पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल ने कब की थी? 750 ईस्वी में। पहला आपके टॉपिक यही है वर्धन वंश के बाद में फर्स्ट टॉपिक आपके पाल वंश, सेकंड टॉपिक आपके राष्ट्रकूट वंश और थर्ड टॉपिक आपके गुर्जर प्रतिहार वंश। दूसरा है सेकंड टॉपिक राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश है, उसकी देखो 736 ईस्वी में किसने स्थापना की थी? दंती दुर्ग ने। अभी आपको केवल स्थापना बता रहे हैं। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है। फर्स्ट जो आपके टॉपिक था पाल वंश। पाल वंश पूर्वी बंगाल का क्षेत्र और पूर्वी भारत के बंगाल के क्षेत्र में जो शासक था शशांक, उसको मार के गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। कब? 750 ईस्वी में। उसके बाद सेकंड राष्ट्रकूट वंश है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में किसने की थी? दंती दुर्ग ने। थर्ड आपके हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी स्थापना है वो 725 ईस्वी में नागभट्ट ने की थी। कहाँ से? गुजरात से। गुजरात से स्थापना की थी, तो इसीलिए इस वंश का नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश है, वो पड़ा। ये तीनों के तीनों वंशों के जिन्होंने अपने अपने वंश की स्थापना की थी, उन शासकों के आपको नाम बताए मैंने। तो वर्धन वंश के बाद में तीनों ही वंश ये पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंशों में 200 वर्षों तक, लंबे समय तक संघर्ष चला था। 200 वर्षों तक। अब संघर्ष क्यों चला था इन तीनों में? क्योंकि वर्धन वंश के बाद में एक शक्तिशाली वंश की समाप्ति हो गई थी और छोटे छोटे पश्चिमी, पूर्वी और दक्कन भारत में छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। और ये तीनों ही कन्नौज, जो उस समय का सामरिक महत्व का केंद्र था और भारत का एक केंद्र था, तो वहाँ स्थापना अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे सभी कन्नौज पर। कन्नौज पर सामरिक दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण था और गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र था वो भी उनके लिए महत्वपूर्ण था। प्लस तीनों साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के थे, तो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। इसलिए भी तीनों में आपस में 200 सालों तक, लंबे समय तक संघर्ष चला। इन 200 सालों में भारत में कोई भी और शक्तिशाली वंश का उदय नहीं हुआ और इन तीनों ने संघर्ष भी किया और अपनी शक्ति का भी ह्रास किया। तो पहले जो आपके पढ़ेंगे वो है पाल वंश। ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल पाल ने की थी। उसके बाद में धर्मपाल, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश से त्रिकोणात्मक संघर्ष, 3 वंश हो गए, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, तीनों वंशों में आपस में संघर्ष चला। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का चौथा शासक है ध्रुव। दंती दुर्ग के बाद में 3 और शासक हुए हैं, लेकिन उन्होंने साम्राज्य विस्तार का प्रयास नहीं किया था। चौथा शासक था ध्रुव। उसने पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज
को पराजित किया। उसके बाद में गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को और धर्मपाल को परास्त किया था। इनका टाइम देख लेते हैं पहले। धर्मपाल है वो 775 से 814 ईस्वी, देवपाल 815 से 855 ईस्वी, विग्रहपाल 855 से 860 ईस्वी और नारायणपाल है 860 से 915 ईस्वी। फिर राष्ट्रकूट वंश का है तो चौथा शासक ध्रुव, पांचवा शासक गोविंद तृतीय, छठा अमोघ वर्ष और सातवां कृष्ण तृतीय। और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है तो स्थापना की थी नागभट्ट ने, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिरभोज और महेंद्रपाल। आपके इनमें सिलेबस में ज़्यादा नाम नहीं दिए हुए हैं, बिल्कुल 2-2, 3-3 शासकों के नाम ही दिए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये सारणी इसलिए बताई है ताकि आपको लाइन से याद कर लोगे। उसके बाद में त्रिकोणात्मक संघर्ष तीनों वंशों का आप एक साथ बता सकते हैं। उसके बाद में ध्रुव द्वारा वत्सराज को पराजित करना और गोविंद तृतीय द्वारा नागभट्ट द्वितीय को परास्त करना और पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी परास्त करना। राष्ट्रकूट वंश का जो अमोघ वर्ष शासक था वो शांति प्रिय शासक था। उसने अपने शासनकाल में किसी प्रकार का कोई युद्ध और किसी प्रकार के साम्राज्य विस्तार को लेकर आपस में गृह कलेश या किसी प्रकार का किसी अन्य शासक के साथ में युद्ध नहीं किया था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था मिहिरभोज। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार भी किया और सबसे शक्तिशाली शासक गुर्जर प्रतिहार वंश का मिहिरभोज था। इन तीनों का आपस में 200 वर्षों तक संघर्ष चलने के बाद में अंतिम जो विजय हुई थी वो गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई थी। हालांकि शक्ति क्षीण तीनों राजवंशों की हो चुकी थी। इनमें से कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं रहा बाद में कि भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके, लेकिन फिर भी गुर्जर प्रतिहार वंश है वो शक्तिशाली वंश के रूप में उभरा। लेकिन इस संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि कन्नौज पर निरंतर आक्रमण होने के कारण उसका सामरिक महत्व था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था और तीनों ही राजवंशों की शक्ति है वो भी क्षीण हो गई थी। तीनों ही राजवंश आपस में ही झगड़ा करते रहे, आपस में साम्राज्य विस्तार करते रहे। इन्होंने कभी भी शांति प्रिय तरीके से भारत में साम्राज्य विस्तार करने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए इनकी शक्ति क्षीण हो गई और आगे इनके वंश का अस्तित्व है वो समाप्त हो गया था। तो ये तीनों वंश आपके अलग अलग दिए हुए हैं, तीनों के शासक अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन मैंने एक सारणी बना के आपको तीनों वंशों के जो भी शासक हैं उनको एक साथ यहाँ पर बताया है, ताकि आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि वत्सराज कब था, गोविंद तृतीय कब था, देवपाल कब था। तो आपको बता दें, धर्मपाल के समय राष्ट्रकूट वंश का शासक ध्रुव और गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज था। ये लाइन से 4 आप ऐसे याद कर लोगे तो आपको तीनों वंशों के त्रिपक्षीय संघर्ष है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आगे पढ़ेंगे बाद में।